नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। खेती के साथ साथ हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान बकरी पालन करते हैं, लेकिन इनमें से अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो इनकी देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। तो इस मौसम में बकरियों की उचित वृद्धि विकास के लिए देखभाल किस तरह से करना है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश चंद्र। ज़्यादातर जो बकरी परेशानी होती है वो जाड़े से होती है। जो कंफर्ट जोन है कि जैसे 15 से मतलब 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बकरी अच्छा दूध देती है, तो उसी हिसाब से जो है उनका रूम का इंतजाम करना है। ज़्यादा ठंडा है तो नीचे पराली बिछाएं, पराली नहीं है तो जैसे सूखे पत्ते मिल जाते हैं कहीं पर, वो भी बिछा सकते हैं। और जैसे वो गीले हो जाते हैं तुरंत उसको बाहर निकाल दें और नए पत्ते उस पर डाल दें। दूसरा है कि जैसे घर है उसमें जो है बल्ब जला के रखें। किसान भाइयों, इन उपायों को अपनाने के अलावा आप अपनी बकरियों को सर्दी से बचाने के लिए उनको पुराने कपड़े या जूट के बोरे पहना दें और बाड़े की लाल दवा से धुलाई करने के उपरांत चूने का छिड़काव कर दें। साथ ही बाड़े को सूखा बनाए रखें। दूसरा कारण ये है कि जब रूम खोलते हैं तो उसको पूरा खोल के ना रखें। गेट को जो है थोड़ा सा धीरे से खोलें, फिर वो बाहर निकालें या बाहर धूप आ जाए तब उनको निकालें। अब बात आती है आहार प्रबंधन की। तो बकरियों का शारीरिक विकास अच्छा बना रहे, इसके लिए इनके आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए किसान भाइयों, आप अपनी बकरियों के आहार में संतुलित मात्रा में दाना मिश्रण दें और सर्दियों में बकरियों को स्वच्छ गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। किसान भाई पता है कि हमारी बकरी जो है वो प्रेग्नेंट है, गाभिन हो चुकी है, तो उसके लिए उसी हिसाब से दाना देना है, घास देना है। एक बकरी जो नॉर्मल है 400 से 500 ग्राम दाना की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर बकरी बड़ी है और प्रेग्नेंट है, उसमें उनको किसान को पता होता है कि 2 बच्चे देती है, 3 बच्चे देती है, तो दाने की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। दाने के अंदर 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो उसमें नमक करीबन 100 किलो में करीब 500 ग्राम से 1 किलो के लगभग, और जो मिनरल मिक्सचर करीबन 2 किलो, ये अवश्य होना चाहिए। किसान भाई चाहे तो उसमें बाजरा मिक्स कर सकते हैं, मक्का मिक्स कर सकते हैं, या जो भी चुनी मिलती है मार्केट में वो डाल सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ जो है ज़रूर होना चाहिए दाने के अंदर। एक जो है नमक और दूसरा मिनरल मिक्सचर। इसके साथ साथ जैसे ही ब्यात का टाइम नज़दीक आता जाता है तो वहाँ पर थोड़ा और अच्छी केयर करनी चाहिए। अगर बकरी को जो है करीबन काले चने मिलते हैं 50 से 75 ग्राम और करीबन उतना ही गुड़, अगर ये 1 महीने पहले खिला देते हैं बकरी के लिए, जो गाभिन बकरी है वो अगर 1 महीने पहले खाती है चना और ये गुड़, तो उसमें जो बच्चे हैं जो पैदा होंगे बहुत स्वस्थ पैदा होंगे, और बच्चे जो है उनका वजन भी जो है नॉर्मल बच्चों के पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 15% करीबन ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर बच्चे का बर्थ वेट अच्छा है तो उसमें बीमारियों के चांस बहुत कम होते हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। जो प्यूबर्टी आती है वो जल्दी आ जाती है, तो उनमें बीमारियां भी कम लगेंगी, बीमारी पे होने वाला खर्चा भी कम हो जाएगा और किसान को ज़्यादा मुनाफा भी होगा। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे जाड़ा होता है तो उसमें बच्चों में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि जैसे डायरिया है, निमोनिया है या और दूसरी बीमारियां हैं वो ज़्यादा लगती हैं बच्चों में। खासकर जो बच्चे 1 महीने के होते हैं या उससे 1 महीने से कम के होते हैं उनमें ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। कारण ये है कि जैसे जाड़ों में बरसीम होती है खाने के लिए, उसमें ज़्यादा पानी होता है, तो हमें जो है पूरी बरसीम जो है नहीं खिलाना होता बच्चों के लिए। हम वो इन महीनों में जो है जैसे गेहूं का भूसा है उसमें हम जो है दाना मिक्स करें, उसके साथ थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला दें और वो देना चाहिए बच्चों को। उससे क्या होगा कि डायरिया का जो चांस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डायरिया नहीं होता। दूसरा ये है कि उसमें गुड़ मिला हुआ है तो इसीलिए वो शरीर में जाएगा तो वो पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। भूसा है उसमें पानी नहीं है, उसमें जो है करीबन 90% जो है ड्राई मैटर है, पानी नहीं है, तो डायरिया के चांस जो है खत्म हो जाते हैं। बकरी पालक भाइयों, इन सभी उपायों को अपनाने के बावजूद भी आपकी बकरियां किसी भी बीमारी की चपेट में आ जाए तो आप अपनी बकरियों को किसी योग्य पशु चिकित्सक से जरूर दिखाएं और समय से उनका उपचार कराएं। किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा, मेरा संदेश है कि जो मतलब गरीब परिवार हैं, जो गाय भैंस नहीं पाल सकते हैं, जिनके पास अच्छे साधन नहीं है,
उनके लिए बकरी जो है उनकी आर्थिक से सुधारने में बकरी का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के किसान कई तरह की फसलें उगाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में। तो इस प्राकृतिक खेती के दौरान प्रयोग होने वाले कौन कौन से जैविक घटक हैं जिनके इस्तेमाल से हम जहर मुक्त खेती कर सकते हैं और किस तरह से इन जैविक घटकों को किसान अपने स्तर पर तैयार करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर उपेंद्र सिंह। हमारे प्राकृतिक खेती में मुख्य घटक जो बनते हैं वो हैं जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत। दिनों दिन खेती में लागत बढ़ रही है, परंतु किसानों की आय में इजाफा नहीं हो रहा है। किसान भाइयों, खेती में मुनाफा कमाने के दो तरीके हैं। एक तो यह कि लागत कम कर दें तथा दूसरा यह है कि अपनी फसल को बेचने पर भाव अधिक मिले। इसके लिए किसानों को जैविक खेती की तरफ बढ़ना होगा। जीवामृत कैसे बनाते हैं? जीवामृत के लिए हमें 200 लीटर का ड्रम चाहिए और उसमें हम 15 किलो गोबर, 15 किलो गोमूत्र, लीटर गोमूत्र और 5 किलो 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन डालकर उससे हम इसका मिश्रण बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया कि 200 लीटर का ड्रम भर दिया पहले पानी से, उसमें गोबर डाल दिया, गोमूत्र भी डाल दिया, बेसन भी डाल दिया और गुड़ भी डाल दिया। उसके घड़ी की सुई की डायरेक्शन में उसको घुमाते हैं हम सुबह शाम 2 टाइम 7 दिन तक। और 7 दिन से पहले ही हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। 7 दिन का अगर पुराना जीवामृत हमारा हो तो हम उसके बेकार करके हम उसे फेंक देते हैं। इसलिए हम ताज़ा हर बार बनाते हैं 7 दिन के बाद और ताज़ा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसान भाई इस तरल जीवामृत को कई प्रकार से अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फसल में पानी के साथ जीवामृत देना। जिस खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं उस खेत के लिए पानी ले जाने वाली नाली के ऊपर ड्रम को रखकर वाल्व की सहायता से जीवामृत पानी में डालें। धार इतनी रखें कि खेत में पानी लगने के साथ ही ड्रम खाली हो जाए। जीवामृत पानी में मिलकर अपने आप फसलों की जड़ों तक पहुंचेगा। इस प्रकार जीवामृत 21 दिनों के अंतराल पर आप फसलों को दे सकते हैं। इसके अलावा खेत की जुताई के समय भी जीवामृत को मिट्टी पर छिड़का जा सकता है। अब आता है बात घन जीवामृत की। घन जीवामृत के लिए हमें 100 किलो गोबर चाहिए होता है। ठीक है, उसको हम किसी अच्छी गोबर से लिपी जमीन पे उस पर छायादार हो वहाँ पर हम उसको ढेर लगा देते हैं। उसमें हम फिर गोबर के साथ हम गोमूत्र, गुड़ और ये डाल के हम उसको लड्डू बना देते हैं। उसको हम अच्छा पेस्ट बना के पहले उसको सूखने देते हैं। सूखने के बाद जब लड्डू बनने की स्थिति में आ जाते हैं तो उसके हम लड्डू बना के विभिन्न फसलों में, जैसे आपकी सब्जी वाली फसलें होगी, अनाज वाली फसलें होगी, फल फूलों वाली फसलें होगी, उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने की अलग अलग फसल में अलग अलग ये है। हम 400 किलोग्राम घन जीवामृत प्रति एकड़ के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी सब्जियों में तो हम जैसे अपने मिश्रित खेती की है तो उसमें हम बीच में आच्छादन के नीचे हम उसको लड्डू को रख देते हैं, घन जीवामृत के लड्डू को, और उसको ढक देते हैं। उसमें हम इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसके होने से जो है हमारा जो है वो आसमान में स्थित नाइट्रोजन को स्थिर करता है। फास्फोरस को घोलने वाले जो जीवाणु हैं वो भी उसमें सक्रिय हो जाते हैं और इस तरह पोटाश के जीवाणु भी उसमें सक्रिय हो जाते हैं। आपको जैसे पता होगा कि जो नाइट्रोजन है वो सहजीवी सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं और असहजीवी सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं। सहजीवी का मतलब कि पौधे के साथ रहकर वो इससे ही नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो अलग से अपने आप में पौधे की सहयोग की जरूरत नहीं होती, उस तरह वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देते हैं। किसान भाइयों, घन जीवामृत को हम किसी भी समय भूमि में डाल सकते हैं। खेत की जुताई के बाद इसका प्रयोग सबसे अच्छा होता है। जब हम भूमि में इसे डालते हैं तो नमी मिलते ही घन जीवामृत में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु कोष तोड़कर समाधि भंग करके पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। अब आता है बात हमारा बीजामृत की। बीजामृत भी हम ऐसे ही तैयार करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे बहुत सी दालें हैं, अनाज वाली फसलें, उनके जो है बीज होते हैं वो बहुत उगने में बहुत मुश्किल पैदा करते हैं। तो जब हम इसका टीकाकरण जब हम इससे बीजामृत से करते हैं तो उसकी जर्मिनेशन क्षमता, जो उगने की क्षमता, वो भी बढ़ जाती है और हमें बीमारियों से भी वो बचाता है और उसको पोषक तत्व भी प्रदान करता है। तो इसके लिए हम जो है बीजामृत के लिए हमें 20 लीटर पानी में हमें 100 किलो गोबर और हमें 5 किलो
गुड़ और 250 ग्राम हमें सिर्फ कम से कम 250 ग्राम हमें खाने वाला चूना इस्तेमाल करते हैं और इसका हम घोल बना देते हैं और इसको छाया में सुखाने के लिए रख देते हैं। सूखने के बाद फिर हम इसको लड्डू बना देते हैं और अलग अलग फसलों में अलग अलग वक्त के हिसाब से हम उसको डालते हैं। जैसे आपकी सब्जी वाली फसलों में हम एक बार बुआई के टाइम डालते हैं, एक बार जब फूलों की अवस्था आती है उस टाइम डालते हैं, तो पोषक तत्वों की जो पूर्ति कर देता है। ये इसी तरह जो है फलदार पौधों में भी हम जो है वास्पा जो जड़ होती है हम उसके नज़दीक इसको लड्डू को रख देते हैं और वहाँ से पौधे की जड़ उसको अपने आप खींच लेती है और पौधे का पोषण कर देती है। तो ये 3 घटक मुख्य पोषक तत्वों की दृष्टि से ये 3 जो घटक हैं ये बहुत जरूरी हैं, जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत। तो इसका ही हम इस प्राकृतिक खेती में ज़्यादा उपयोग करते हैं और हम इसको बार बार हम इसको देखते भी रहते हैं हमारी मिट्टी में इन जीवाणु की संख्या कब बढ़ी कब घटी, हम इसका प्रयोगशाला में परीक्षण करते रहते हैं और हम उसके हिसाब से इसको जब जरूरत पड़े हम उसको डालते रहते हैं। फूलों की खेती करके प्रदेश के बहुत से किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई रजनीगंधा की खेती करना चाहते हैं तो वे इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करें। खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए रजनीगंधा की बुआई किस तरह से करें, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर रोशनी अग्निहोत्री से। रजनीगंधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्प है जो कि कटे हुए फूल में भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा साज सज्जा के लिए, और लूज फ्लावर्स में भी यूज़ होता है जो कि गजरा, वेणी या फिर जयमाला वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्रभेद हैं, कुछ जो हैं जो बहुत पुराने हैं जो बहुत ज़माने से चलते आ रहे हैं, जैसे कि कलकत्ता सिंगल हो गया, कलकत्ता डबल हो गया, और सुभाषिनी है, वैभव है, और अभी एक बहुत ही नया प्रभेद आया है जो कि IIHR बैंगलोर से रिलीज हुआ है जिसका नाम है अर्का निरंतरा, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत सारे फार्मर्स नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं, बट मैं किसानों से ये कहना चाहूँगी कि इस प्रभेद को भी आप यूज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं बैंगलोर से, IIHR बैंगलोर से कॉन्टैक्ट करके। रजनीगंधा एक बहुत ही उपयोगी फूल है। इसमें जब इसको लगाते हैं तो 2 चीज़ों का, जगह का चुनाव के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसकी जो ज़मीन है रजनीगंधा के लिए वो बिल्कुल ही समतल होनी चाहिए। सूर्य जो है वो बहुत अच्छे से उस पर सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, क्योंकि जब अगर रोशनी कम आती है या लो लाइट कंडीशन, कम लाइट वाली कंडीशन अगर होती है तो उसमें रजनीगंधा का जो स्टेम होता है और वीक हो जाता है और नंबर जो फूल के होते हैं उसकी पूरी डंडी के ऊपर वो घट जाता है। तो चूंकि बहुत अच्छी ग्रोथ पौधे में ही नहीं होती है, इसलिए फूलों की संख्या जो है वो कम हो जाती है। रजनीगंधा की फसल में फूलों की अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें आवश्यक मात्रा में जैविक खाद, कंपोस्ट खाद का होना जरूरी है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 8 से 10 टन गोबर की अच्छे तरीके से सड़ी हुई खाद देना चाहिए। इसका प्लांटिंग करने का जो मेथड है, तो उस समय फील्ड का प्रिपरेशन करने टाइम आप गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है वो, और यूरिया, फास्फोरस और पोटाश का जो भी आप सोर्स लेना चाहें उसको लगभग 50:20:10 इसके रेशियो में आप उसको लगाते हैं, उसको डालते हैं। और जो यूरिया आप डालेंगे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो डालेंगे वो 50% आपको प्लांटिंग से पहले डालना है, निराई गुड़ाई करने टाइम पे, और 50% जो है वो आप फ्लावरिंग से पहले, क्योंकि नाइट्रोजन का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स होता है इसकी फ्लावरिंग पे, तो फ्लावरिंग आने के जस्ट पहले आपको नाइट्रोजन उसमें डालना होता है। इसको लगाने से पहले सबसे पहले तो मैंने आपको जो डॉर्मेंसी वाली बात थी वो बता दी। जब फरवरी लास्ट में या मार्च में आप इसकी प्लांटिंग करना शुरू करते हैं तो उससे पहले आप इसमें कोई भी जो ब्रॉड बेस्ड फंजीसाइड है, जैसे डाइथेन M45 है, इसका 1% का घोल बना के इसको सबसे पहले उसको डिप करके, उसके छोटे छोटे जो कॉर्म्स हैं या फिर उसके जो बल्ब्स हैं उसको डिप करके आधे घंटे के लिए, फिर उसको बाहर निकाल के उसको आप धूप में सुखा लें और उसके बाद उसकी प्लांटिंग करें। इससे सड़न जो होती है आपके कंदों में वो बहुत कम होती है। साल भर फूल लेने के लिए प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर कंद रोपण भी किया जा सकता है। कंद का आकार 2 सेंटीमीटर व्यास का या इससे बड़ा होना चाहिए। हमेशा स्वस्थ और ताजे कंद ही इस्तेमाल करें। रोपण करते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए।
1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1200 से 1500 किलोग्राम कंदों की आवश्यकता होती है। जब आप सिंगल वाली वैरायटीज लगाते हैं और 3 सालों के लिए लगाते हैं तो लगभग आप रो टू रो डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर का रखें और प्लांट टू प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर का रखें। और जो डबल वैरायटी है, डबल वाले जो इसकी रजनीगंधा की वैरायटीज़ हैं, उसमें आप जो है डिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, या इसकी जो कंद से कंद का डिस्टेंस जो है वो आप रख सकते हैं। और इसकी प्लांटिंग करने के लिए आपको लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला कॉर्न जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो आपको पहले साल से ही फ्लावरिंग देने लगेगा। एक बार प्लांटिंग करने के बाद 2 से 3 साल तक उसमें फूल ले सकते हैं बिना उसको निकाले हुए। समर में इसका, गर्मियों के टाइम में इसका सबसे अच्छा फ्लावरिंग होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम निम्बारा, जिला पाली के कृषक अजय कुमार ने। आप प्याज की फसल में जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अजय कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, हम आज बात करेंगे प्याज की अच्छी पैदावार कैसा लें, उसके बारे में आपको हम छोटी छोटी जानकारी देंगे। तो जिन किसान भाइयों ने प्याज की खेती अभी कर रहे हैं तो लगभग वो 2 से 2.5 महीने की आपकी फसल हो चुकी होगी। तो हम आपको बता दें कि प्याज की जो फसल है उसमें सबसे पहले आप खरपतवार नियंत्रण वो बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, प्याज की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जिससे प्याज के कंदों का सही विकास नहीं हो पाता। तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। खरपतवार जो है मुख्य फसल से हवा, पानी, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है अपने जीवन चक्र के लिए, उसमें जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। तो जिनसे फसल की उपज जो है बहुत कमी आ जाती है उससे, और कीट रोगों के लिए भी ये आश्रय का काम करते हैं। इसलिए जो है फसल सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए अपने फसलों में जहाँ हम खेतों में लगा रहे हैं। तो उसके लिए जो है आपको कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही ऊपर रहती है, ज़्यादा नीचे नहीं जाती। तो अगर आप अकुशल श्रमिकों से इसका प्रबंधन कराते हैं, निदाई गुड़ाई कराते हैं, तो वो क्या है, कई बार आपके कंदों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए जब खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं हम प्याज में, तो उसके लिए कुशल श्रमिकों की हमें आवश्यकता पड़ती है। और आपको हम यही सलाह देते हैं कि इसकी जो निदाई गुड़ाई है वो कुशल श्रमिकों से कराएं। प्याज की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, तो आप सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फसलों में जल प्रबंधन की। तो इसके लिए सिंचाई जो है बहुत आवश्यक है। लगभग 8 से 10 दिनों के अंदर आपको हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जल की मात्रा जो है अधिक ना हो, मतलब कहीं पर इकट्ठा ना हो जाए जल, क्योंकि ये संवेदनशील भी होती है। और जल कहीं पर मान लो इकट्ठा हो गया तो फिर वो आपके रोगों को बढ़ावा देगी। तो इसलिए ये है कि आप जल प्रबंधन जब कर रहे हैं तो हल्की सिंचाई भी देते रहें 8 से 10 दिनों के अंदर, और ये ध्यान रखें कि जल कहीं पर इकट्ठा ना हो। तो निकासी की भी आप प्रबंध अच्छे से कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं पोषण प्रबंधन की। तो अगर आपको लग रहा है कि फसल की बढ़वार अच्छी है तो खाद डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रही कि बढ़वार थोड़ी कम है तो एक NPK 19-19-19 एक आता है 1 किलो के पैकेट में, तो वो आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो वो आपके फसलों के लिए बढ़वार उससे अच्छी हो जाएगी आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं फसल सुरक्षा की, कीट और रोगों की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं। प्याज की फसल में एक बैंगनी धब्बा नामक रोग का भी
प्रकोप होता है, जिसके चलते प्याज की पत्तियों पर बैगनी और गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर हो जाती है, जिससे फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए रोग के रासायनिक नियंत्रण हेतु आप मैंकोजेब नामक दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा जो झुलसा रोग है, पत्तियों की जो टिप है वो मतलब जली हुई दिखाई देती है, तो उसके प्रबंधन के लिए बावेस्टिन का उपयोग आप कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से। और इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे प्रमुख कीटों की, तो इसमें एक थ्रिप्स नाम का कीट है जो रस चूसक वो कीट है जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है और जो उपज है उसको सब कम कर देता है। थ्रिप्स कीट की प्रारंभिक अवस्था में जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से ज्यादा हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इसके प्रबंधन के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से या तो थायोमेथाक्साम 0.5 ml के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, ये प्याज की फसल के लिए छोटी छोटी जो बातें हैं तो उसका ध्यान रख के आप प्याज की अच्छी और गुणवत्ता पूर्ण फसल आप ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।